ओके, नहीं लिख पाया तो कोई बात नहीं, जस्ट राइट इट डाउन. तो photophosphorylatation, this was taking place in chloroplast. ATP synthesis in presence of light in chloroplast. And then you have SLP, that is substrate level phosphorylation. इसको we will discuss later. ठीक है. ठीक है. ये जो सबस्ट्रेट लेवल वाला फॉस्फोराइलेशन है, ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के दौरान हम डिस्कस करते हैं. तो ये वाला जो है, जब आप ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस कर सकते हैं, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. ये जब आप प्लांट रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसका जो पहला टॉपिक है दैट इज ग्लाइकोलिसिस. तो उस ग्लाइकोलिसिस में आप जानेंगे कि जैसे ग्लूकोज है वो फॉस्फोराइलेट, मतलब ग्लूकोज के टूटने में आपका एटीपी बन रहा है. ग्लूकोज एक दो मॉलिक्यूल में टूटता है 3 कार्बन के, दैट इज पायरुविक एसिड. उसके दौरान एटीपी बन रहा है. तो सिर्फ ग्लूकोज के टूटने से एटीपी बन रहा है या ग्लूकोज का वो बॉन्ड ब्रेक होने से वो हो रहा है. सो इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि आपका जैसे देर इज लाइक PEP, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में. पायरुवेट इज पायरुविक एसिड. ये है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ये कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में. ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है. ये फाइनली वो ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट होता है. तो यहाँ पे बस ये जान लें कि ये जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तब आपकी एटीपी सिंथेसिस हो रही है. और किसी भी एटीपी सिंथेसिस के लिए आपको टेक्निकली वो एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए होगा, और वो एंजाइम पाया जाता है F0 F1 पार्टिकल पे. हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था प्रोटॉन पंप के साथ. तो पंप वाला जो चैनल है वो F0 बना रहा था. वो ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन के मूवमेंट का. ठीक है. तो हम लिखते आएंगे और फटाफट उसको डिस्कस करते आएंगे. ठीक है. तो पीटर मिचेल कौन है? वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दिया है, ये थ्योरी या ये हाइपोथेसिस इनके द्वारा दी गई थी. शुड आई गो टू नेक्स्ट वन? या स्क्रॉल करके ऊपर नीचे ही करते रहे. फिर लिखें according to chemiosmotic hypothesis. यहां से आपका टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट होता है. एज पर एनसीईआरटी जो आपको ज्ञान दिया गया है उसी को इन शॉर्ट हम लिखते हैं, आसान समझ सके तो. उनका दे दें. अच्छा ये है, मैं सोची गायब हो गया. according to chemiosmotic hypothesis, ATP synthesis has 4 requirements.
ATP synthesis has 4 requirements. क्या क्या चीजें चाहिए थी एटीपी सिंथेसिस के लिए? एनीवन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या ट्रांस मेम्ब्रेन जो भी कह लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसी के अक्रॉस जो है ग्रेडियंट सेटअप होगा, और प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप, proton gradient across the membrane, proton gradient across, across the membrane, फिर एटीपी सिंथेटेस या सिंथेस भी कह सकते हैं, नेम सेम है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और इसे आप F0, क्लोरोप्लास्ट का है तो इसे CF1 और CF0 CF1 भी कहते हैं, अदरवाइज इट इज F0 F1 पार्टिकल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह लें या इंटैक्ट मेम्ब्रेन कह लें, क्योंकि सेमी परमेबल कहेंगे तो बेसिकली वाटर का मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसी चीज पे अटकी हुई हूँ। जस्ट मेक इट इंटैक्ट मेम्ब्रेन, इंटैक्ट मेम्ब्रेन कर लें, और इधर लिख दें एग्जैक्टली कि इंटैक्ट मेम्ब्रेन, और ये बेसिकली क्या होगी आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोटॉन पंप है, ये जो प्रोटॉन पंप है ये होगा वो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बाय F0, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ठीक है। इसका मतलब ये ना कि इन मेम्ब्रेन दिस थिंग इज एम्बेडेड, और ये क्या करेगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन कंडक्शन करेगा, चैनल इज दैट पाथवे, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल F0 कर सकते हैं या CF0 कर सकते हैं, ठीक है। CF0 मीन्स क्लोरोप्लास्ट का F0 वाला पार्ट, ठीक है।
ये जो हाइपोथेसिस दी गई थी एज सच तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बट यही हाइपोथेसिस कि बेसिकली ये प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, एटीपी सिंथेटेज होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन का बैरियर होना चाहिए, और आपका प्रोटॉन पंप होना चाहिए। इन चारों चीजों की वजह से ही एटीपी सिंथेसाइज होता है। ऐसा ही क्लोरोप्लास्ट में होता है और ऐसा ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो ये वाली हाइपोथेसिस दोनों जगह एटीपी सिंथेसिस में दोनों जगह अप्लाई होती है। ठीक है, इसको नोट कर लें। दिस हाइपोथेसिस explains ATP synthesis both in chloroplast and mitochondria. अभी इसके बाद भी आपको जो ये पॉइंट्स दो और लिखाऊंगी, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पेक्ट में है। बाकी सारी चीजें हमारी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि ये एटीपी सिंथेसिस का मेथड यही माइटोकॉन्ड्रिया में भी अप्लाई होता है, यही क्लोरोप्लास्ट में भी अप्लाई होता है। बस फर्क क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है या जो प्रोटॉन का हाई कंसेंट्रेशन होता है वो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में होता है, और क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटॉन का हाई कंसेंट्रेशन होता है वो थाइलाकॉइड के ल्यूमन में होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं that in chloroplast high concentration of proton is created inside the lumen of thylakoid. Lumen of thylakoid. In mitochondria, हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए जो चाहिए होता है ना, ऑफ प्रोटॉन इज क्रिएटेड इनसाइड intermembranous space, और ये intermembranous space is between outer and inner membrane of mitochondria. इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, उनके बीच में वो जो जगह होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, फिर क्रिस्टी वाले फोल्ड्स, तो जो बीच का स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? एक तो हमें इंटैक्ट मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और एटीपी बनाने वाला एंजाइम चाहिए, है ना। अब सबसे पहला फोकस होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होगा, है ना, क्योंकि उसी से सारा काम होगा। और हम ये भी समझेंगे कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का पर्पस क्या है, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं होगा ये चीज नहीं हो पाएगी।
Should I go to next page? हो गया? Done? Please give me thumbs up. Done. Karthik, yours is thumbs up too. स्पेस के बाद से होगा स्पेस, वो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। आपको तो पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह, दैट इज इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। मतलब यहाँ पे बस ये बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड ल्यूमन के अंदर ज्यादा प्रोटॉन एक्यूमुलेट होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा तो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठा होंगे और उन्हें हमें पंप करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये हम आगे पढ़ेंगे, बट मोर और लेस प्रोटोकॉल यही रहेगा। अब आगे बढ़ जाओ। Should I go to next slide? Yes, I'll count it as yes. ठीक है, तो नाउ द टॉपिक इज कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएशन, या लिख दें आप हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। तो आपके नोट्स में वो पॉइंट थोड़ा बड़ा बड़ा है, उसको शॉर्टेस्ट कैपेसिटी में लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग photolysis of water in PS2 is done at luminal site यानी inner lumen of थाइलाकोइड मेम्ब्रेन या ल्यूमिनल पाथ में। Photolysis of water in PS2 is done at luminal site, leading to accumulation of protons in inner lumen. As electrons, second point, as electrons move through photosystems protons are transported across the membrane.
As electrons move through photosystems, protons are transported across the membrane. It is due to the removal. It is due to the removal of protons from stroma. देखो, आपका जो फर्स्ट रीजन था उसने बता दिया कि इनर ल्यूमेन में प्रोटॉन ऐड हो रहा है. अब ये जो सेकेंड रीजन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सेकेंड रीजन में बात कही जा रही है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आपका प्रोटॉन मूव होगा, और जो प्रोटॉन का मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से होगा कि वो स्ट्रोमा से रिमूव होते जाएंगे, है ना, और अंदर या तो स्ट्रोमा से रिमूव हो रहे होंगे या फिर अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रेवल करेंगे. तो एक जब आपका फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक्साइट होके आपका किसने NADP रिडक्टेज ने ले लिया NADPH को NADP को रिड्यूस करने में, तो उसके लिए भी ये जो एंजाइम था ये बाहर की तरफ लोकेटेड था, थाइलाकॉइड के बाहर की तरफ लोकेटेड था, इसलिए इसने प्रोटॉन कहां से उठाया, स्ट्रोमा से, है ना. तो इलेक्ट्रॉन को लेके या टर्मिनल जो एक्सेप्टर था वो NADP था, लेकिन उसने प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को लेने में या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में इसने कहां से उठाया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उसमें इसने प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठाया. साथ ही साथ दूसरा प्रोटॉन ट्रांसफर कहां हुआ कि जो आपका प्लास्टोक्यूनॉन था जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर था, प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन था, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लेके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज रहा है प्लास्टोक्यूनॉन, ये प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है, हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से लेता है. ठीक है, मतलब पहले अभी वो चीज इस तरह से समझें कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने लिया, दैट इज फियोफाइटिन. ठीक है, मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है दैट इज फियोफाइटिन. लेकिन अब ये जो फियोफाइटिन है, मैंने वही कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा कैसे. तो नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह, जैसे आपको किसी को कुछ देना है ना, मान लो जैसे मान लो सपोज, तो यहाँ पे कहते हैं कि एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बकेट. मतलब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाते हैं, उनको साथ में जो है प्रोटॉन चाहिए होता है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं. तो वो जो हाइड्रोजन है वो अगर टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा पैरेलली कौन मूव कर रहा होगा, प्रोटॉन भी मूव कर रहा होगा. तो जब प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन को मूव करता है या ढो के ले जाता है तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं ले जाता है, वो स्ट्रोमा से क्या उठा लेता है, प्रोटॉन उठा लेता है कि भाई मैं ऐसे करूंगा. तो लेकिन जब वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठा के इलेक्ट्रॉन दूसरे उसको देता है, साइटोक्रोम को देता है, तब वो बोलता है कि अरे मेरे को तो ढो के लाने के लिए ही ये हाइड्रोजन बकेट चाहिए थी, अब ये साइटोक्रोम वाले अपना देख लें कैसे ये मैनेज करेंगे. और वो जो है जैसे उनको पानी दे दिया, इलेक्ट्रॉन इज द पानी, उसने हाइड्रोजन के बकेट में उठाया या प्रोटॉन के बकेट में उठाया, दे दिया. अब उसने कहा कि भाई पानी तो दे दिया, बाल्टी का क्या करना, बाल्टी थोड़ा ना दे देंगे. तो उसने क्या करा, बाल्टी रख ली. तो बाल्टी जो है उठा के कहीं और से ले गया था और कहाँ रख दी बाल्टी, उसने अंदर रख दी, ल्यूमन में डाल दी. ठीक है, तो स्ट्रोमा से बाल्टी ली इलेक्ट्रॉन उठाने की और किस में डाल दी, ल्यूमन में डाल दी. तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला मेथड है इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन कैसे कम हुआ. पहले वाले मेथड में बताया गया है कि ल्यूमन में कैसे ऐड हुआ. जब यहाँ पे स्ट्रोमा से कम हो रहा है तो एक में तो NADPH बनने लगेगा तो उसमें यूज हो जा रहा है, और एक में जो वो आपने स्ट्रोमा से उठाया था वो ल्यूमन में आ जा रहा है. ठीक है, तो आप इट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा फॉर फॉलोइंग रीजंस. स्ट्रोमा फॉर फॉलोइंग reasons.
primary electron acceptor is located on the outer side of the thylakoid membrane. आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन भी कर देती हूँ, इतनी चीजें क्यों लिखनी. ठीक है. प्राइमरी एक्सेप्टर इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. इट ट्रांसफर्स electron, it transfers its electron to a hydrogen carrier, ठीक है. तो यहाँ पे आप चाहे, अगर आपको वो लग रहा है तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप, फियोफाइटिन. अभी बता रही हूँ दीदी, प्लास्टोसियानिन सबसे लास्ट में है. ठीक है. फियो, इसीलिए मैं कह रही हूँ लिख लो. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन, और ये जो है इलेक्ट्रॉन जिसको देगा, जिस हाइड्रोजन कैरियर को देगा, दैट इज प्लास्टोक्यूनॉन. लास्ट वाला जो था वो प्लास्टोसियानिन था. ठीक है. The primary electron acceptor is located on the outer side of the membrane. It transfers its electron to hydrogen carrier, that is plastoquinone. PQ represents plastoquinone, which removes proton from stroma, to carry electron, which removes proton from stroma while transporting electrons. While भाई पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, while transporting electrons. तो इसने क्या किया, स्ट्रोमा से उठा लिया, है ना. While it will pass its electron to another electron carrier, it will pass, ये वाला मॉलिक्यूल PQ pass its electron to another carrier, it will pass its electron to another electron carrier कर लो या carrier कर लो, चलेगा. another electron carrier भी कर सकते हैं इसे, आपको अच्छा लगे तो. समझने के लिए मैं बस बता रही हूँ. while it will pass its electron to another electron carrier, on the inner side of the membrane, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर अंदर की तरफ लोकेटेड है. ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, proton is transported into the, proton is released into the lumen. Proton is released into the lumen.
इलेक्ट्रॉन इज लाइक पानी, प्रोटॉन इज लाइक दैट बकेट, ठीक है, वो हाइड्रोजन कैरियर। तो इन्हें इलेक्ट्रॉन लेके जाना था, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाने के लिए इन्होंने बाल्टी के रूप में प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठाया। फिर वो जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन जिसको दिए थे वो ल्यूमन वाले साइड या इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे था, तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, पानी दे दिया। तो अब इनके पास बाल्टी का कोई काम नहीं था, तो ये बाल्टी इन्होंने अंदर ही ल्यूमन में छोड़ दी, ठीक है। NADP रिडक्टेज, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। स्ट्रोमा से कैसे कैसे वो हो रहा है, इसी का सेकेंड। स्ट्रोमा अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों बात कर रहे हैं स्ट्रोमा के प्रोटॉन का क्या हो रहा है, कैसे स्ट्रोमा के प्रोटॉन कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका हाइड्रोजन कैरियर है, उसने स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठा लिया, और अब ये जो NADP रिडक्टेज है ये भी NADPH2 को वो करने के लिए स्ट्रोमा से ही प्रोटॉन उठाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वहां से स्ट्रोमा से प्रोटॉन रिमूवल हो कैसे रहा है। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP reductase enzyme is located on outer side of the membrane since protons are necessary to reduce NADP plus since protons are necessary to reduce NADP plus, which is terminal electron acceptor here, acceptor from PS1 here, ठीक है। PS1 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फाइनली इलेक्ट्रॉन को जो ले रहा है वो कौन है, NADP प्लस। लेकिन वो NADP प्लस इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, बट वो अपने आप को बैलेंस आउट कैसे करेगा, उसे प्रोटॉन भी चाहिए होगा, ठीक है। which is, यहाँ पे सॉरी आई मिस, which is terminal electron acceptor from PS1 here. So protons are used from so protons are removed from stroma. सो दो मेथड से प्रोटॉन रिमूव हो रहा है स्ट्रोमा से, और दो मेथड से ऐड हो रहा है। पहले मेथड इज फोटोलिसिस जिससे ऐड हो रहा है, और दूसरा मेथड जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्शन हो रहा है, क्रॉस द मेम्ब्रेन जो है आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर लेके जा रहा है, आउटर से इनर वाली साइड ला रहा है। तो उसने प्रोटॉन आउटर वाले साइड के स्ट्रोमा से लिया और प्रोटॉन को कहाँ छोड़ दिया, तो बाहर कम किया, अंदर डाल दिया। तो दो तरीकों से प्रोटॉन ल्यूमन में बढ़ रहा है, और दो तरीका, हाँ क्या बोल रहे,
अरे मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया था कि दोनों तरफ बैलेंस हो, जैसे नॉर्मली देर इज अ सेट बैलेंस शीट, तो उसमें हम ये बता रहे थे कि भाई 4 इनको दिया 4 इनको दिया, लेकिन एक वाले से निकलते जाएगा तो उसका कम होता जाएगा, एक वाले में किसी वजह से बढ़ता जाएगा तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा, तो ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होगा इसका एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, हो गया। डायग्राम आप अपनी श्रद्धा से बना लीजिएगा, वो बनाने का पेन अभी तो मैं नहीं लूंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, hence protons in stroma are decreased, but in lumen but increase in lumen. Yes बेटा, हाँ, हम जब Z वाला zigzag पाथवे कहते, तो जो PS1 का इलेक्ट्रॉन था प्राइमरी एक्सेप्टर ने लिया था, फिर NADP रिडक्टेज था जो कि क्या करता था, NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करता था। तो वो कन्वर्जन के लिए जो हाइड्रोजन आता था, प्रोटॉन आता था, वो प्रोटॉन कहां से आ रहा था, यही बताया। Hence, proton in stoma are decreased but increased in lumen, leading to gradient formation, leading to proton gradient formation, leading to proton gradient formation across the membrane, across the membrane. ठीक है, और ये जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है, ये थाइलाकोइड का पीएच भी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ल्यूमन के अंदर बढ़ गया है, तो ल्यूमन का पीएच लो हो गया है। तो आप इसको बस ऐसे, इसका वहां पे यहाँ पे ऐसे तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट आप ये पॉइंट लिख लें, इंक्रीज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, H+ concentration leads to decrease in pH of lumen. अब मैंने कहा था कि हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि फाइनली इस प्रोसेस से, मतलब हमने ये बात कर लिया कि एक पंप होना चाहिए, फिर हमने बात करा एक मेम्ब्रेन वाला बैरियर होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, और आपका वो एंजाइम एटीपी सिंथेज होना चाहिए। फिर हमने उस दिन पढ़ा कि जब ये ग्रेडियंट बन गया, हमने डिस्कस किया कि जब ये ग्रेडियंट बन गया तो अंदर का पीएच लो हो गया, ज्यादा हाइड्रोजन है, फिर हमें बैलेंस आउट करना होता है, उसकी एसिडिटी को कम करना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे रिएक्शंस नहीं हो पाते, एंजाइम्स एक्टिव नहीं रहते। तो इन्होंने क्या करा कि प्रोटॉन्स को जो ल्यूमन में इकट्ठा हो गए थे बाहर पंप करना शुरू करा। आपके जैसे प्रोटॉन इज व्हाट, इट्स अ चार्ज आयन, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और तब एटीपी सिंथेसिस हो रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कैरी कर रहा है, चार्ज कैरी कर। तो उसी तरह से जो प्रोटॉन होते हैं वो भी चार्ज कैरी करते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, तो वो भी चार्ज है, तो वो भी चार्ज कैरी कर रहे हैं, उनमें भी सम काइंड ऑफ एनर्जी है। तो नॉर्मली जो प्रोटॉन का मूवमेंट होता है ना, उसमें एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं पीएमएफ। क्या कहते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको समझने के लिए बता रही हूं, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वो एटीपी सिंथेज बेसिकली एक्टिवेट कैसे होता है। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट लिख देते हैं कि movement of charged
आयंस, चार्ज आयंस, विद इन ब्रैकेट कर दो, प्रोटॉन generates एनर्जी, ठीक है, known as PMF, that is proton motive force, ठीक है। इसी एनर्जी को यूज करके आपका जो F1 पार्टिकल है उसमें कंफर्मेशनल चेंज आता है, आपका एटीपी सिंथेस एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है या एटीपी सिंथेसिस करता है। तो कहां से उसको एनर्जी मिलती है, तो बेसिकली ये प्रोटॉन के मूवमेंट से, प्रोटॉन को आप पंप करोगे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये चार्ज आयन को जब आप पंप करते हो तो उससे एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी को ही हम यूटिलाइज करते हैं। इसलिए बस मैंने इसे इन शॉर्ट ब्रीफ कर दिया है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस का, वो ये था कि हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। अब ये जब प्रोटॉन ग्रेडियंट आप ब्रेक करेंगे तभी क्या होगा, आपका एटीपी सिंथेसिस होगा। Now, breakdown of proton gradient, breakdown of proton gradient leads to ATP synthesis. By ATP synthase enzyme. ATP synthase has two parts. First is CF0. बेसिकली इट इज F0, बस हम यहां पे CF0 कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट वाला। It is embedded in membrane. It is embedded in membrane, forming a transmembrane channel, forming a transmembrane channel. It carries out facilitated diffusion. It carries out facilitated diffusion of protons across the membrane in stroma. To stroma.
leading to, yeah, thus breaking down proton gradient, thus breaking the proton gradient. ये टूटेगा तभी एनर्जी जनरेट होगी. Now second part of this enzyme is CF1. Yeah. It protrudes in it protrudes on outer surface of membrane that is towards stroma, the energy due to breakdown of the gradient causes a conformational change, in CF1 particle, thus activating ATP synthase enzyme for ATP synthesis. Done? ठीक है. तो चाहे आप इस पॉइंट को, ये जो लिखा हुआ है कि वो एक प्रोटॉन ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है एक पार्ट, और एक पार्ट जो है एटीपी सिंथेसिस करेगा, इन दोनों चीजों को चाहे एक जगह बस कंक्लूड कर लें. Thus, ATP synthase has a transmembrane channel
for pumping of protons, for pumping of protons which activates ATP synthase to catalyze ATP synthesis, to catalyze ATP सिंथेसिस। जब तक ये प्रोटॉन का कंडक्शन इस F0 पार्ट से नहीं होगा तब तक एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी। ये एंजाइम वहां पे प्रेजेंट है बट कुछ इस तरह से या इनएक्टिव सा प्रेजेंट है, तो इस एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए आपको वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स चाहिए या प्रोटॉन के मूवमेंट की एनर्जी चाहिए। ठीक है, वंस राइटिंग इज डन देन वी विल बी एंटरिंग इनटू लेक्चर। तो हमने सिर्फ केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस डिस्कस की थी ना, डार्क रिएक्शन पे नहीं आए थे। आपके ये जो लाइट रिएक्शंस हैं इन्हें हम बेटा हिल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पूरा लाइट रिएक्शन में सिर्फ आपका फोटो फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीजन रिलीज है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, एटीपी NADPH फॉर्मेशन है। तो जब आप Z स्कीम डिस्कस करते हैं तो ATP NADPH का बनना जान लेते हैं। और यहाँ पे हमने ATP मतलब वहां पे हम आप सुनते हो कि भाई NADP रिड्यूस हुआ तो NADPH2 बना है। ATP कैसे बनेगा, तो ATP के लिए इन्होंने बता दिया कि वो ग्रेडियंट बनता रहेगा जिसकी वजह से ये ATP सिंथेज जो है ATP बनाएगा। ATP कैसे जनरेट हुआ वो हम लोगों ने जान लिया। तो आपका लाइट रिएक्शन वाला पार्ट खत्म। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू डार्क रिएक्शन। You all are done? People who are online, just let me know if you are done. So then we'll be going for lecture now. Okay, thank you. See, before I'll go for the slides, like step by step हम discuss करेंगे. We just go for a general briefing कि आपके dark reaction की outline क्या है और फिर उसके बाद जो है हम मतलब उसका detail discussion करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका एक उसमें sorry so we have to talk about डार्क रिएक्शंस। ठीक है, ये जो डार्क रिएक्शन है दैट इज, इसे हम बोलते थे बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक
सिंथेटिक फेज। अभी नहीं लिखना है, अभी आपको आउटलाइन बताए। हाँ, मैंने आपको बोला था कि फोटोसिंथेसिस दो हिस्से में होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज फोटोकेमिकल फेज, डार्क रिएक्शन इज बायोसिंथेटिक फेज। खत्म। ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनता है, इसलिए उसे बायोसिंथेटिक कहते हैं। ये स्लाइड में भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ दिखा दिया ना, आगे ना बता दिया, ठीक है। फिर आपका ये जो डार्क रिएक्शन है, इसके बारे में सिर्फ हम ये नहीं कहते हैं कि जब डे टाइम, मतलब इन्होंने ये बोला कि इसका डार्क रिएक्शन का ये कोई लेना देना नहीं है कि भाई ये रात में ही होगा। इसका डार्क रिएक्शन का कहना बस इतना है कि इट इज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस या रिएक्शंस है। वहां नहीं, यहाँ भी बताया था, मतलब हाँ वहां भी बताया था, लेकिन याद फिर भी नहीं है। ग्लूकोज तो अब जान लो, ठीक है। नोट्स पलटो, पलटो, नहीं नहीं, नोट्स जिसके भी पूरे हैं वो पलटो और वो देखो कि जहां पे फोटोसिंथेसिस डिस्कस हुआ है, फोटोसिंथेसिस एकदम जहां नोट्स लिखे हैं वहां पे मैंने लिखा है दो फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो हम लाइट रिएक्शन से चल रहे हैं, अब डार्क रिएक्शन पे आए हैं और वहां पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं लिखा है। पता नहीं, अरे फोटोसिंथेसिस को दो चीज में तोड़ा हुआ है कि दो फेज में हम पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। मैंने लिखा है दो पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज आपका, इट इज टेकिंग प्लेस इन स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में होता है लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। नहीं नहीं, ये नोट नहीं करना है अभी, तो आपको ये टॉपिक पढ़, मतलब ऐसे एक बार हम ब्रीफिंग करते हैं कि बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या, फिर हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे और वो होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम लिखेंगे नोट्स तब आप लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने बस इतना कहा कि ये डार्क रिएक्शंस कहाँ होंगे, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन आपने पढ़ा वो ग्रेना में या थाइलाकॉइड में होता है। अब ये जो डार्क रिएक्शन कैरी आउट करने के एंजाइम्स हैं, ये आपके स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस के द्वारा ही आपका फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज फूड और ग्लूकोज, उसकी सिंथेसिस होती है। तो इसलिए भी हम इन्हें बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। स्ट्रोमा में होता है, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ये लाइट पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इसका मतलब कि बस इन्हें लाइट की जरूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिन में नहीं हो सकता। दिन में लाइट है कोई बात नहीं, इसको लाइट से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना रिएक्शन या अपना प्रोसेस करता रहेगा। डार्क रिएक्शन सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इसे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट कैन बी कैरीड विदाउट लाइट, इट कैन बी कैरीड इन डे टाइम, इट कैन बी कैरीड इनटू नाइट। इसको जैसे ही लाइट रिएक्शन के वो प्रोडक्ट मिलेंगे, एनर्जी इंटरमीडिएट्स, एटीपी, NADPH2, आप ये दो दे दें उसे, आप उसे दिन में दें, आप उसे रात में दें, जब भी आप ये दे देंगे ये जो है अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आपका ये जो आपका डार्क रिएक्शन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, तो हम प्राइमरीली एक पढ़ेंगे दैट इज C3 साइकिल, या उसे हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए जो हम प्राइमरीली पढ़ने वाले हैं दैट इज, ठीक है। तो पहला तो ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, दूसरा आपका जो भी लाइट फोटोकेमिकल फेज के जो प्रोडक्ट थे एटीपी एंड NADPH2, ये किसके हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये जो है यहां पे यूटिलाइज होंगे। ATP एंड NADPH2 आर
यूटिलाइज्ड हियर, ठीक है। फिर आपका ये यूटिलाइज कैसे होंगे, यूटिलाइज हियर फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, ये भी कर लो, फॉर फूड सिंथेसिस या फॉर ग्लूकोज विद इन ब्रैकेट फूड सिंथेसिस, ठीक है। फिर डार्क रिएक्शन में जो आप प्राइमरी चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज C3 और इसे हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। ग्लूकोज बनाने का जो मेथड है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, उस साइक्लिक प्रोसेस को आप C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब इस कैल्विन साइकिल में क्या है कि बेसिकली ये जो मेथड था कि कैसे ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, इस मेथड को खोजा एक साइंटिस्ट ने था जिनका नाम था मेल्विन कैल्विन। क्या नाम था इनका? मेल्विन कैल्विन। हाँ, आनंद आ गया, ठीक है। इन्होंने क्या है, एक कार्बन आइसोटोप दैट इज C14, उसको यूज करके इन्होंने इस पूरे पाथवे को, C14 आइसोटोप इज यूज, आई एम जस्ट टेलिंग, टू discover the pathway of glucose synthesis, pathway of glucose synthesis, ठीक है। और आपका इसमें क्या हुआ कि वाई यू आर कॉलिंग इट, चलो कैल्विन जी ने खोजा था, उनके नाम पे आप इसे कैल्विन साइकिल कह रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, बट वाई वी आर कॉलिंग इट एज C3, वाई इट इज C3, क्योंकि इस साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जब ये साइकिल शुरू होती है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, बेस्ट वर्ड इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म was a is a 3 carbon compound, is a 3 carbon compound और उसका नाम है 3PGA, that is 3-phosphoglycerate या ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये साइकिल का प्रोसेस शुरू होता है तो हमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट मिलता है, स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, मतलब हमें इस प्रोसेस में, साइकिल में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट होते आते हैं, अगेन इट इज ऑल्सो चेन ऑफ रिएक्शन। तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं 3PGA और 3-phosphoglycerate, ठीक है। तो इसलिए हम इसे C3 साइकिल कहते हैं। फिर आता है कि इस साइकिल में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, मतलब ये डार्क रिएक्शन को करने के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एंजाइम पाया जाता है, मतलब वो यहाँ पे प्लांट्स में पाया जाता है, या और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो C3 साइकिल है it occurs in all plants, it occurs in all plants, मतलब दिस इज यूनिवर्सल, ग्लूकोज बनाने का एक यूनिवर्सल मेथड है, ये सब में होता है, ठीक है। ये वाला मेथड तो है ही है यूनिवर्सल प्रोसेस, और भी साइड में प्रोसेस चलते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे उनके पास मैकेनिज्म है, बट दिस इज प्राइमरी, दिस इज वेरी कॉमन, मतलब ये सारे प्लांट्स में ये वाला मेथड पाया जाता है। फिर इस प्रोसेस को या इस रिएक्शंस को कैरी करने के लिए एक मेन एंजाइम है और उस एंजाइम का नाम है रिबिस्को। क्या नाम है उसका? रिबिस्को, ठीक है। ये जो रिबिस्को है इसका फुल फॉर्म है
राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है इसे अर्थ पे पाया जाने वाला मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन या आप कह लें एंजाइम। ठीक है, एनिमल्स में जो मोस्ट अबेंडेंट है दैट इज कोलेजन, अदरवाइज इट इज रिबिस्को। ठीक है, जो प्लांट्स का काउंट देखा जाए तो ज्यादा है। ठीक है, हम तो जैसे एक एनिमल इंडिविजुअल ये सब है, प्लांट्स तो छोटे छोटे भी हैं भाई, एल्गी विल्गी भी सब प्लांट में आते हैं, तो जिसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है सब C3 साइकिल कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस एंजाइम के बारे में देखो, ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है ये क्या है, बेसिकली प्राइमरी ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट वो है दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। तो जब कोई चीज कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, अपने में समाहित करता है, तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, है ना। मतलब जैसे मान लो ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है ये बेसिकली एक 5 कार्बन कंपाउंड है। क्या है ये? 5 कार्बन कंपाउंड है। जब ये अपने आप में, क्योंकि इसमें जो एंजाइम है वो क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है, यानी जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने में ऐड ऑन कर लेगा। तो जब 5 कार्बन कंपाउंड में एक और कार्बन ऐड होगा तो वो क्या होगा, उसका कार्बोक्सिलेशन होगा और वो 5 कार्बन कंपाउंड क्या बन जाएगा, 6 कार्बन। ठीक है, तो ये राइबोलोज का मतलब रिबिस्को का काम क्या है, कार्बोक्सिलेशन है। ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यही लेता है। मतलब जो आप बात करते हो कि फोटोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए, वाटर का यूज वहां पता लग गया, फोटोलिसिस के लिए चाहिए वाटर, CO2 और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो पता लग गया। अब ये जो CO2 है, CO2 कौन ले रहा है, CO2 कौन बाइंड कर रहा है, दैट इज रिबिस्को। तो इन्होंने बताया कि ये जो रिबिस्को है ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्योंकि ये लेके उसमें एड ऑन कर देता है 5 कार्बन। रिबिस्को आपका 5 कार्बन कंपाउंड था, एटमॉस्फेयर से अगर आपने इसमें एक CO2 और ऐड कर दिया, मतलब इसको जोड़ दिया, इसको एसोसिएट कर दिया, कार्बोक्सिलेट कर दिया, तो ये क्या बनाएगा, एक आपका 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। लेकिन ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है समहाउ वो क्या होता है, अनस्टेबल। क्या होता है वो, अनस्टेबल। अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो वो ज्यादा देर उस फॉर्म में रह नहीं पाती है। तो वो अनस्टेबल कंपाउंड टूट के एक 3 कार्बन स्टेबल कंपाउंड बनाता है एंड दैट 3 कार्बन स्टेबल कंपाउंड इज 3PGA। ठीक है, तो इसी 3PGA या 3 कार्बन कंपाउंड के उस पे आपने नाम दिया है C3 साइकिल। ये जो रिबिस्को है इसकी एक ब्यूटी ये है कि ये कार्बोक्सिलेशन करता है, साथ ही साथ इसकी एक और ब्यूटी है एंड दैट इज ऑक्सीजनेस। मतलब ये सिर्फ CO2 की बाइंडिंग नहीं करा सकता, ये ऑक्सीजन की भी बाइंडिंग कराता है। ठीक है, इसकी ब्यूटी ये है कि अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने लगेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को फिक्स करने लगेगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है तब तो ये प्लांट्स के लिए फूड वूड बनाएगा और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये इसको आपका एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा तो दैट इज डेंजरस। ठीक है, हमारे लिए भी डेंजरस है क्योंकि एनवायरनमेंट से आपकी इंपॉर्टेंट या वाइटल गैस कम हो रही है। प्लांट में ये लेके जाता है ऑक्सीजन, तो जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट बनने के लिए ATP यूज होता है। ATP प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब जो ATP हमने लाइट रिएक्शन से बनाया वो यूज भी हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन भी यूज हो जाएगा और कुछ भी उससे प्रोडक्टिव नहीं आता है। तो वो जो वेस्टफुल प्रोसेस है उस वेस्टफुल प्रोसेस को भी आगे हम पढ़ेंगे और उस वेस्टफुल प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये, और आप पूछेंगे कि मैम ये सिचुएशन प्लांट्स में आएगी कहां से, कि ऑक्सीजन ज्यादा हो और CO2 कम हो, कहां हो सकती है,
रात के टाइम में इट इज जस्ट कि वो जो प्लांट का कैनोपी वाला एरिया होता है, जो प्लांट की इमीडिएट सराउंडिंग होती है, वहां प्लांट के पास क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर प्लांट की उस पर लाइट अच्छी पड़ रही हो, हाई टेम्परेचर हो, लाइट अच्छी पड़ रही हो, और वो फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो गया हो सराउंडिंग में, तो ये रिबिस्को क्या करना शुरू कर देता है, फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देता है। तो C3 प्लांट्स में ये एक वेस्टफुल प्रोसेस भी पैरेलली चलता है। हम आगे बात करेंगे, एक और एडवांस मैकेनिज्म है कि नेचर ने इस चीज से भी फाइट करना सीखा। तो जिन प्लांट्स ने इस फोटो रेस्पिरेशन को कट करना या एलिमिनेट करना सीखा, उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम जानेंगे पहली चीज कि आपका क्या है, ग्लूकोज सिंथेसिस का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एक खास तरह का एंजाइम है, और आपका ये जो आपका कैल्विन साइकिल है, ये 3 चरणों में होता है। पहला चरण है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा चरण है आपका रिडक्शन, तीसरा चरण है रीजेनरेशन। ठीक है, फिर अब अगर मैं साइकिल बनाऊं, मान ले आपका ये जो C3 साइकिल है, ये काफी मुश्किल नहीं है, ये आसान ही होती है। तो आप यहाँ पे कर दें जैसे कि आपका बना दें 3PGA, दिस इज योर फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे आप इंक्लूड कर लें एनवायरमेंट से CO2। यहाँ पे आपका क्या है, वो 5 कार्बन वाला सबस्ट्रेट है, राइबोलोज 1,1,5 है कि 1,3 है, इट इज 1,3 बिसफॉस्फेट या 1,5 बिसफॉस्फेट, एज सच 1,3 होगा, 1,3 बिसफॉस्फेट 1,5, ओके 1,5 मतलब फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन पे आपका क्या है, फॉस्फोराइलेशन है, बिस फॉस्फेट। ठीक है, और ये क्या है, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ये इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कहते हैं, CO2 प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यही है जो CO2 को एनवायरमेंट से लेके बाइंड कराता है, और इस प्रोसेस को कैटेलाइज करता है रिबिस्को। ठीक है, तो जब ये इसको इससे बाइंड कराए, तो आपका पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, और इसी की वजह से इसे हम C3 साइकिल कहते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ना बेटा, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, और उसी में आपके क्या इन्वॉल्व होते हैं, ATP, और आपका साथ में NADPH2 भी लगता है, NADPH2 लगता है, जो कि रिड्यूस हुआ NADP बनाया, और ATP रिड्यूस हुआ तो आपका ADP बनाया। इस ADP से जो एक IP होता है, वो बेसिकली एक और फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज होता है, और इसको 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बेसिकली ये रिड्यूस करने के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो होता है दैट इज रिडक्शन, और इस रिडक्शन के दौरान आपका बनता है 3PGAL। ये जो 3PGAL है, इसे हम कहते हैं 3 ग्लिसरल ठीक है, और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल है, इसको आपकी बुक में जो नाम दिया गया है दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट, यानी कि इन्होंने एक आपका, ये भी 3 कार्बन है, ये भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये जो 3 कार्बन मिलके होता है, जैसे भाई ये 6 कार्बन वाला था, अनस्टेबल हुआ, इसने 2 मॉलिक्यूल बनाए 3-3 कार्बन के, ठीक है, टूट के
तीन तीन कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं, अभी भी ये यहां तक रिड्यूस भी हुआ है तो भी 3 कार्बन कंपाउंड है, बट उसके क्या है 2 मॉलिक्यूल है। तो जैसे 3 + 3 आपका कार्बन टोटल कितना 2 मॉलिक्यूल है ना, सो 3 + 3 यहाँ पे 6 कार्बन है। तो ये जो ट्रेओस फॉस्फेट है इसके जो 2 मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक कार्बन निकल के आपका ग्लूकोज बनाने वाले प्रोसेस के लिए चल देता है, ग्लूकोज बनाने वाले पाथवे में चल देता है। अगर ये 6 कार्बन में से एक निकल गया तो अब बचता है आपका 5, पहले यहाँ पे एक ऐसा बीच में मतलब एक टेम्परेरी प्रोडक्ट बनता है दैट इज ज़ाइल्यूलोज। ये आपका ज़ाइल्यूलोज जो भी 3 ज़ाइल्यूलोज फॉस्फेट बनता है, ऐसे एक टेम्परेरी प्रोडक्ट बनता है। और इसको जो है फर्दर हम जो है एटीपी खर्चा करके एक बार और फॉस्फोराइलेट करते हैं और फिर हम रीजेनरेट करते हैं। तो यहां वाला स्टेप कहलाता है रीजेनरेशन। हमारा टाइम एक्सीड कर रहा है, ज्यादा ही कर रहा है, बट मेरा बस ये कहना है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट स्टेप में CO2 लिया जाएगा, CO2 को ऐड ऑन करने को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। 5 कार्बन कंपाउंड में एक CO2 ऐड हुआ, 6 कार्बन कंपाउंड बना, वो अनस्टेबल था सो टूट के उसने 2 मॉलिक्यूल बनाए जो कि 3 कार्बन कंपाउंड वाले थे। वो रिड्यूस हुआ ATP NADPH2 को लेके, फिर ट्रियोस फॉस्फेट बनाया या 3PGL बनाया। ये ट्रियोस फॉस्फेट में से एक कार्बन निकल के ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस में निकल जाता है। और हमने इस सिस्टम से 5 कार्बन कंपाउंड लिया था, जो 5 कार्बन कंपाउंड लिया था वही हमने फिर से रीजेनरेट किया, जहां से शुरू किया हम वहीं पे आ गए, क्योंकि ये यही है जो बार बार CO2 को लेगा। तो आपका जैसे यहां से अभी हमने एक CO2 लिया था, इस साइकिल में हमने क्या लिया, एक CO2 लिया, एक कार्बन निकाला। आपको ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से लेने पड़ेंगे, 6 बार इस साइकिल को कैरी आउट करना पड़ेगा। उस 6 साइकिल में इतना ATP इतने NADPH2 लगेंगे, तब आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। आप घर से पढ़ के आइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलें अभी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।